मित्रों, स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही रोचक है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। जंगल में उन दिनों पशुओं का नहीं, पक्षियों का राज होता था। जंगल के सभी पक्षियों ने सर्वसम्मति से मैना को रानी और मोर को राजा चुन लिया था। बाकी के सभी पक्षी उनकी आज्ञा का पालन करते थे। जंगल के एक बड़े हिस्से में उन्होंने गेहूं, बाजरा, मक्का की खेती की हुई थी। फसल तैयार होने पर सभी को बराबर का हिस्सा मिल जाता था। सभी पक्षी जंगल में प्रेम भाव से रहते थे। ये बात वहां रहने वाले बाज को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सदा से मांसाहारी था और जंगल के नियमों के अनुसार उसे बेवजह खेती बाड़ी में अपना योगदान देना पड़ता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सारी फसलें तैयार थी। मैना ने कबूतर को सभी पक्षियों को उनका हिस्सा देने के लिए तराजू लाने के लिए कहा। कबूतर भंडार गृह से तराजू लेने के लिए भंडार गृह तक पहुंच गया। भंडार गृह के दरवाजे पर खड़ी चील ने कबूतर से आने की वजह पूछी। रानी मैना का लिखित आदेश चील को दिखाने के बाद चील ने अंदर जाकर तराजू लाकर कबूतर को दे दिया। कबूतर उसे धन्यवाद देकर वहां से फौरन अनाज वितरण समारोह में पहुंच गया। सभी पक्षियों को उनके परिवार के सदस्यों के हिसाब से साल भर का राशन बांट दिया गया। सभी कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न हो गया। आखिर में बस एक बोरी मिले जुले अनाज की बच गई थी, जिसे मैना ने अपनी मौसी के लिए रखवा लिया था। ये बात जब राजा मोर को पता चली कि मैना ने नियमों का उल्लंघन किया है और अनाज की हेरा फेरी की है, उसे यह बात पसंद नहीं आई। उसका और मैना का इस बात से झगड़ा हो गया। मैना ने अपनी सफाई में दलील देती रह गई कि अनाज उसने अपनी मौसी, जो उस समय उपस्थित नहीं हो सकी, उसके लिए रखा है और कल वह किसी के हाथ उनके घर पहुंचा देगी। पर नियमों का वास्ता देते हुए मोर ने रानी मैना को बहुत बुरा भला कह दिया। बात इतनी बढ़ गई कि आनन फानन में सभी पक्षियों को एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए संदेशा भेजा गया। सभी पक्षियों के सामने अपना पक्ष मैना ने रखते हुए कहा कि उसने यह कदम क्यों उठाया। मेरे प्यारे भाई बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आज तक कभी भी किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। पर इंसानियत के नाते आज मैंने अपनी मौसी, जो आजकल किसी भी समय अपने बच्चों को जन्म देने वाली है, उनके हिस्से का अनाज अपने पास रखवा लिया, यह सोचकर कि कल उस अनाज को मैं किसी के हाथ उनके घर पहुंचा दूंगी। मैं जानती हूं कि यह गलत है। नियम के अनुसार सभी पक्षियों को भोजन वितरण समारोह के समय स्वयं उपस्थित होना आवश्यक है। पर अगर कोई मजबूरीवश उपस्थित नहीं हो सका, तो क्या उसे उसका हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? क्या ऐसा करके मैंने अपराध किया है? अब इसका फैसला मैं आप सभी पर छोड़ती हूँ। कहकर मैना चुप हो गई। भाइयों, आपने रानी मैना का पक्ष सुन लिया है। अब मैं, जो इस जंगल का राजा हूं, आप सभी के सामने उन नियमों का हवाला देता हूं। नियम सभी के लिए एक समान है। कोई भी उससे ऊपर नहीं है, चाहे वह राजा हो या रानी। अगर हम आज एक के लिए नियम तोड़ते हैं, तो फिर कल किसी दूसरी बात के लिए नियम तोड़ेंगे। इस तरह तो सभी मनमानी करने पर उतारू हो जाएंगे, जो कि किसी भी देश के हित में नहीं है। मैं रानी मैना को इसी वक्त अपने पद से त्याग पत्र देने के लिए कहता हूं। उन्होंने गलती की है तो सजा भी उन्हें मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी रानी दयालु हैं, हम उन्हें ऐसा कभी नहीं करने देंगे। रानी की तरफ से कोयल रानी की तरफ से कोयल गुट की लीडर बनकर अपना निर्णय सबको सुना रही थी। ऐसा नहीं हो सकता। राजा की बात का मान सभी प्रजा को करना चाहिए। कानून सभी के लिए एक समान है, चाहे वो रानी हो या प्रजा। कबूतर दूसरे गुट की अगुवाई करते हुए बोला। बात बनने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। धीरे धीरे पक्षियों के दो गुट बन गए और सभी एक दूसरे के साथ हाथापाई पर उतर आए। वाक युद्ध से शुरू अब लड़ाई अस्त्र शस्त्र तक पहुंच गई। अपनी चोंच में तीखी डंडियों के साथ
पक्षी अपने अपने राजा रानी के लिए मर मिटने को उतारू हो गए। शाम हुई तो युद्ध थमा और दोनों तरफ की सेनाएं आराम करने लगी। पर रानी मैना को कहाँ चैन। घूम घूम कर अपने घायल सैनिकों की मरहम पट्टी करती रही। घायल सैनिकों को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। युद्ध अब सिर्फ पक्षियों तक ही सीमित नहीं रह गया। कोयल ने पड़ोसी देश से मदद की गुहार की। चूहों के सरदार ने आगे बढ़कर मैना की मदद करने के लिए अपने सभी भाइयों को तैयार होने के लिए कह दिया। मैना ने कोयल को युद्ध का सेनापति घोषित कर दिया था। कोयल और चूहे के सरदार ने मिलकर एक योजना बनाई। रात को ही दुश्मनों के शिविर में घुसकर चूहों ने सभी मोरों के साथ दूसरे पक्षियों के पंख कुतर डाले। युद्ध से थके हुए सैनिक बेहोशी की हालत में गंभीर नींद में सो रहे थे। उन्हें चूहों की करतूत का पता ही नहीं चला। अगले दिन युद्ध का बिगुल बज उठा। दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। रानी मैना के आवाहन पर उसके सैनिकों ने दुश्मन के सैनिकों के पल भर में ही छक्के छुड़ा दिए। पंख कुतर जाने के कारण मोर के सैनिक उड़ान नहीं भर सके। चूहों की फौज के साथ मिलकर उसके सैनिकों ने उन्हें पल भर में ही धराशाही कर दिया। मोर ने अपनी हार मान ली और जंगल में जाकर छुप गया। मोर के सैनिकों ने भी अपने राजा के भागते ही हथियार डाल दिए और इधर उधर छुपने लगे। मोर युद्ध की हार से शर्मिंदा होकर जंगल में जाकर एक पेड़ की ऊंची शाख पर बैठकर रानी मैना को राजा की पदवी से सम्मानित होते देख आंसू बहा रहा था। एकाएक जंगल में हड़कंप मच गया। अभी राजा मैना के विजय का जश्न चल ही रहा था कि कोयल ने आकर सबको सावधान किया कि जंगल में बहेलियों का झुंड आ पहुंचा है और पंछियों को वे अपने पिंजरों में कैद कर रहे हैं। आनन फानन में सभी पंछी अपने अपने घोंसलों में जाकर दुबक गए। मोर अभी भी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा हुआ था। पंखों के कुतरे जाने से वो ज्यादा उड़ नहीं पा रहा था। एक बहेली की नजर उस पर पड़ गई। उसने अपने धनुष बाण में तीर भरकर जैसे ही उस पर निशाना साधा, मोर मनुष्यों की आवाज में बोल उठा, मुझे मत मारो, मैं एक दिन तुम्हारे किसी काम जरूर आऊंगा। बहेलिया के हाथ में ही रुक गए। वह सोचने लगा, यह मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर रहा है। अगर मैं इसे पकड़ लूं और राजा के दरबार में जाकर इसे बेच दूं तो मैं एक अमीर आदमी बन सकूंगा। मुझे फिर इन जंगलों में दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। बहेलिया ने दोबारा तीर कमान साधा। मोर फिर उससे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, ऐ नेक दिल इंसान, तो मुझे छोड़ दे, मैं किसी दिन तुम्हारे काम आऊंगा। बहेलिया ने उसकी बात मान ली, पर पेड़ पर चढ़कर मोर को रस्सी से बांधकर अपने घर ले आया। बहेलिया ने उससे कहा, तुम मनुष्यों की बोली में कैसे बोल लेते हो? मोर ने कहा, मैं एक राजकुमार हूं, पर शापवश मुझे मोर बना दिया गया है। पिछले 5 सालों से मैं यहां इस जंगल का राजा बनकर रह रहा था। ओह, तुम मनुष्य होकर मोर के वेश में, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर तुम्हें श्राप किसने दिया? एक लंबी कहानी है। मैंने अभी अभी युवावस्था में कदम ही रखा था। माता पिता का लाडला होने के कारण उद्दंड होता जा रहा था। पूर्णिमा की रात थी। मैं अपने कक्ष में सोने की जगह महल की छत पर जाकर आकाश गंगा के सौंदर्य को निहार रहा था। उसी समय वहां परियों का एक उड़न खटोला जा रहा था। नदी के किनारे राजमहल के बगीचे के सौंदर्य को देखकर परियां वहां रुककर कुछ देर विश्राम करने लगी। उन्हीं परियों में एक सबसे खूबसूरत परी थी, ऐश्वर्या। उसका दूधिया रंग ऐसा था जैसे किसी ने दूध में केसर घोल दिया हो। चंपई रंग के पंख, सूर्य सा मुख पर तेज। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। उसे किसी भी कीमत पर बस अपना बनाना चाहता था। छत से उतरकर मैं बगीचे में एक वृक्ष की ओट में से उसे अपलक देखता रहा। खेल खेल में सभी परियां नदी में उतरकर जल क्रीड़ा करने लगी और मैं वहीं मंत्रमुग्ध खड़ा उन्हें निहारता रहा। स्नान के बाद जैसे ही वह अपने वस्त्र धारण करने लगी,
मैंने पीछे से जाकर ऐश्वर्या परी को अपनी बाहों में जकड़ लिया, पर पुरुष के छूते ही उसके पंख जलकर राख हो गए और वो वहीं तड़पने लगी। एकाएक उसे ऐसी हालत में देखकर मैं घबरा गया। उसके साथ की सभी परियां उसे वहीं छोड़कर उड़न खटोले में बैठकर वहां से चली गईं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा भी था। मैंने परी ऐश्वर्या से अपने गलत व्यवहार के लिए माफी मांगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परी ऐश्वर्या ने मुझे श्राप दे दिया, जा, तो मनुष्य रहने के लायक नहीं है, जा मोर बन जा। सुंदरता तेरे लिए भी अभिशाप बन जाएगी। एक दिन तो भी बिना पंखों के हो जाएगा, जब तुझे अपनी बेबसी का एहसास होगा। और उसी समय मैं मनुष्य से मोर बन गया। राजमहल में अपने माता पिता को अपने कृत्य के बारे में बताया। राजवैद्य ने परी का इलाज किया और उसके पंख वापस आ गए, पर उसे ठीक होते हुए पूरे 2 साल लग गए। 2 साल के बाद वह अपने घर वापस जा सकी और जाते जाते मुझे भी शाम को मुक्त कर गई। कहने लगी, एक दिन एक बहेलिया तुझे मारने के लिए आएगा, तो उससे अपने लिए जीवन दान मांगना। अगर उसने तुझे जीवन दान दे दिया तो उसके साथ उसके घर 2 साल रहकर वापस अपने महल आ सकेगा। उस पर भी अगर तेरे परिवार के सदस्य तुझे अपनाने के लिए तैयार हो गए, उनसे मिलने से पहले अगर तू चाहे तो किसी को भी अपना दूत बनाकर भेज सकता है। अगर उन्होंने तुझे अपना लिया तभी तू मनुष्य शरीर को दोबारा पा सकेगा, वरना पूरा जीवन तुझे मोर बनकर रहना होगा। बहलिया, बस यही मेरी कहानी है। अब तुम बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कहकर मोर चुप हो गया। मेरा नाम हरि सिंह है, तुम मुझे इसी नाम से पुकारो। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? मेरे माता पिता ने मेरा नाम दिव्यंत रखा है। यह तो बहुत ही खूबसूरत नाम है। मुझे यकीन है तुम देखने में भी काफी सुंदर होगे। शायद तुम्हारी सुंदरता की वजह से ही ऐश्वर्या परी ने तुम्हें मोर बना दिया है। पक्षियों में सबसे सुंदर पक्षी अगर कोई है तो वह मोर है। हरि सिंह, अब बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? पर उससे पहले तुम्हें मेरे पंखों को वापस जीवित करना होगा। पर मैं वो कैसे कर सकता हूं? मैं कोई वैद्य तो नहीं हूं। तुम मुझे भोजन में हर रोज मेरे मनपसंद भोजन खाने को दोगे तो मेरे पंख अपने आप वापस आ जाएंगे। कहकर मोर चुप हो गया। तुम अपना भोजन खुद भी ढूंढ सकते हो। यहाँ वहां देखो, कितने कीड़े मकोड़े मिट्टी में चलते रहते हैं, यही तो तुम खाते हो। माना सभी मोरों का यही मनपसंद भोजन होगा, पर मैं यह सब नहीं खाता। मुझे सिर्फ मीठे रसीले फल पसंद है। तो फिर ठीक है, मैं जंगल से तुम्हारे लिए हर रोज मीठे और रसीले फल ले आया करूंगा। धीरे धीरे अब दोनों में दोस्ती हो गई। हरि सिंह ने मोर को पिंजरे में बंद करके रखना बंद कर दिया था, क्योंकि वह जानता था पिंजरे में कोई भी खुश नहीं रह सकता। दूसरा, पंख ना होने की वजह से वह उड़कर कहीं नहीं जा सकता था। अगर भागने की कोशिश करेगा तो भी वह उसे पकड़ लेगा। हरि सिंह हर रोज मोर को उसका मनपसंद भोजन खिलाता रहा। इसी तरह 1 साल गुजर गया। मोर के पंख अब वापस आने शुरू हो गए थे। एक दिन उसने हरि सिंह से कहा, मुझे लगता है कि मैं अब उड़ सकता हूं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें अपने महल लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन हरि सिंह नहीं माना। मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मुझे अभी भरोसा नहीं है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। पहले तुम मुझे एक लंबी उड़ान भरकर दिखाओ। अगर तुम इसमें सफल हुए तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मोर एक ही छलांग में आंगन के उगे हुए पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर बैठ गया। उसने अपने पंखों को फैलाया और एक लंबी उड़ान भरी। काफी देर तक आसमान में उड़ान भरने के बाद वह नीचे जमीन पर उतर आया। हरि सिंह को अब यकीन हो गया कि मोर उड़ने लायक हो गया है। हरि सिंह को यकीन दिलाने के बाद कि वो अब लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार है, दिव्यंत ने अगले दिन हरि सिंह से कहा, मुझे लगता है अब हमें अपना आगे का सफर शुरू करना चाहिए। पर उससे पहले तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जानते हो
श्राप के कारण मैं सीधा अपने महल में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। मुझे अपने पिता से मिलने महल में रहने वाली मेरी बहन के पास जाना होगा। अगर कोई मेरे बारे में पूछे कि तुम दिव्यंत को जानते हो, तो उनसे कहना पहले जादुई मटका मेरे हवाले करो, तब मैं तुम्हें दिव्यंत के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कहकर हरि सिंह यात्रा पर जाने की तैयारी करने लगा। उसने छोटे छोटे पिंजरों में रंग बिरंगे चिड़िया भरकर रख ली, ताकि किसी को उन पर शक ना हो। अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले ही मोर ने हरि सिंह को अपनी पीठ पर बिठा लिया और कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद दोनों दिव्यंत के देश वहां पहुंच गए। दिव्यंत ने अपनी बहन के महल के ऊपर 2 चक्कर लगाए। उसने देखा देवयानी अपनी सखियों संग गायन का अभ्यास कर रही थी। तरह तरह के वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ वो लय मिलाते हुए बहुत मधुर स्वर में गा रही थी। यही सही मौका सोचकर उसने हरि सिंह को अपनी बहन देवयानी के महल के बगीचे के द्वार पर उतार दिया और खुद वहीं बगीचे के एक घने वृक्ष के पत्तों के बीच जाकर छुप गया। बगीचे के द्वार से पंछियों के चहचहाने की आवाजों से देवयानी का ध्यान भंग हो गया। उसने अपनी सखियों को आज्ञा दी, द्वार पर जाकर देखो कौन है जिसने हमारी स्वर साधना को भंग कर दिया है। वो जो कोई भी है उसे इसी समय हमारे सामने उपस्थित करो। सखिया ने बगीचे के द्वार पर से देखा, एक खूबसूरत नौजवान पिंजरे में रंग बिरंगे पंछियों को लेकर खड़ा है। आप कौन हैं और यहाँ इस तरह राजकुमारी देवयानी के महल में आने का क्या कारण है? आपने उनकी स्वर साधना में विघ्न उत्पन्न किया है। राजकुमारी ने आपको तुरंत उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा है। जी चलिए, कहकर हरि सिंह राजकुमारी की सखियों के पीछे पीछे चलते हुए देवयानी के समक्ष उपस्थित हो गया। राजकुमारी के आगे सिर झुकाकर अभिवादन करते हुए, ऐ इस देश की राजकुमारी, भूलवश जो भी आपकी साधना में इन पक्षियों की वजह से खलल उत्पन्न हुआ, मैं उसके लिए आपसे अपने हृदय तल से क्षमा चाहता हूं। तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं दूर देश का वासी हूं। मैंने सुना था आपके यहाँ रंग बिरंगी चिड़िया नहीं पाई जाती हैं। बस यही सोचकर आपके लिए भेंट लाया हूं, कहकर उसने पिंजरा राजकुमारी के चरणों के पास रख दिया। रंग बिरंगी चिड़ियों को देखते ही देवयानी का क्रोध शांत हो गया। पिंजरे को उठाकर वो चिड़ियों से बातें करने लगी। तुम कितनी सुंदर हो, ऐसे पक्षी तो मैंने कभी नहीं देखे। बहलिए, तुम तो कई देशों के जंगलों में घूम घूम कर पंछियों को पकड़ते हो। क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? वो श्रापवश मोर बन चुका है। उसे देखे 6 साल हो चुके हैं। आपके प्रश्न का उत्तर मैं आपको तब दूंगा जब आप मुझे जादुई मटका देंगी। आप मटका मुझे दीजिए, मैं उन्हें भी आपके समक्ष उपस्थित कर दूंगा। बहलिए, क्या तुम्हें उसने यहाँ भेजा है? नहीं, मैं जहां भी जाता हूं अपनी मर्जी से जाता हूं। नहीं, वह तो मैं उसके बदले तुम्हें नहीं सौंप सकती। इससे अच्छा है वो जहां है वहीं रहे। यह उसके और हमारे हित में होगा। राजकुमारी से आज्ञा लेकर बहेलिये ने दिव्यंत को सारी बात बता दी। अपने प्रति बहन के विचारों को सुनकर वो उदास हो गया। हरि सिंह ने उससे कहा, तुम निराश मत हो। मुझे यकीन है तुम्हारे पिता तुम्हें जरूर अपना लेंगे। अगले दिन हरि सिंह बहेलिये के वेश में राजकुमार दिव्यंत के पिता के पास उनके दरबार में पहुंचा। हे महान देश के राजा, आपके वैभव को कौन नहीं जानता। मेरा नाम हरि सिंह है। मैं कई देशों की यात्रा करने के बाद आपके राज्य से गुजर रहा था। मुझे पता चला आपके राज्य में रंग बिरंगी चिड़िया पाई नहीं जाती। बस यही सोचकर मैं छोटी सी भेंट आपके समर्पित करने के लिए आया हूं, कहते हुए पिंजरे को उनके चरणों के पास रख दिया। तुम बहेलिये हो, इसका मतलब बहुत जंगलों में भी घूमे होगे। क्या तुमने किसी जंगल में मेरे बेटे को देखा है? वो श्रापवश मोर के वेश में जंगलों में रह रहा है। 6 साल हो गए उसे देखे हुए।
पता नहीं अब तक जीवित है या नहीं। कहते कहते वह चुप हो गए। अगर आप मुझे जादुई मटका देंगे तो मैं अभी उसे आपके समक्ष उपस्थित कर दूंगा। जादुई मटके का तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें इतनी धन संपदा दूंगा कि 7 जन्मों तक तुम उसे संभाल नहीं सकोगे। नहीं महाराज, मुझे आपके धन संपदा नहीं चाहिए। दे सकते हैं तो वो मटका दे दीजिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो, मैं तुम्हें मटका देने के लिए तैयार हूं, पर उससे पहले तुम्हें राजकुमार को हमारे समक्ष पेश करना होगा। मुझे चंद मिनटों का समय दें, कहकर हरि सिंह दरबार से बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने राजमहल के पेड़ पर बैठे मोर को इशारा किया। वो फौरन उसके पास पहुंच गया। हरि सिंह उसे लेकर राजा के सम्मुख उपस्थित हो गया। मोर को देखते ही राजा समझ गया कि यही मेरा बेटा है। अपने सिंहासन से नीचे उतरकर उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया और उसी समय दिव्यंत श्राप मुक्त हो गया। हरि सिंह भी दिव्यंत को एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदलते देखकर आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने उसी समय जादुई मटका हरि सिंह को सौंप दिया। जादुई मटका सौंपते वक्त उसे एक चेतावनी भी दी गई। इस मटके से तुम सिर्फ 3 बार ही कुछ मांग सकोगे, इसलिए जो भी मांगना सोच समझकर मांगना। कुछ दिनों तक दिव्यंत के महल में रहने के बाद सबसे विदा लेकर हरि सिंह वापस अपने देश की ओर पैदल चल पड़ा। चलते चलते ना जाने कितने नदियां, पहाड़ हरि सिंह ने पार कर लिए। यहां तक का सफर तो उसका आराम से तय हो गया, पर आगे का मार्ग काफी कठिन था। पड़ोसी देश का कोसों लंबा चौड़ा रेगिस्तान उसके सामने मुंह फैलाए खड़ा था। डरकर पीछे हटने वालों में से हरि सिंह नहीं था। वह एक वीर शिकारी था। चलते चलते उसने रेगिस्तान का भी काफी हिस्सा तय कर लिया, पर अभी भी उसे इस रेगिस्तान का आखिरी छोर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कई दिनों तक लगातार चलते चलते थक कर और प्यास से वह अब बेहोश हो गया। वो अब बेहाल हो रहा था। पानी की एक बूंद भी उसके पास नहीं बची थी। सिर पर सूर्य की गर्मी, पैरों तले तपती गर्म रेत में चलते हुए उसके पांव में छाले पड़ चुके थे। कई बार उसे लगा कि रेगिस्तान के अंत नजदीक है, पर पास जाने पर हर बार वो उसका भ्रम निकलता। कुछ और दूर चलने के बाद उसे कुछ दूरी पर खजूर के वृक्ष दिखाई दिए। कहीं फिर ये उसकी आंखों का भ्रम तो नहीं है। वहीं खड़े होकर अपनी आंखें मलकर देखने लगा, पर अब उसे साफ साफ वो वृक्षों के झुंड दिखाई दे रहे थे। अपने कदमों की गति को तेज करते हुए हरि सिंह वहां तक पहुंच गया। रेगिस्तान के बीच मरु उद्यान पाया जाना उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। खजूर के पेड़ों के पास एक कुआं था, साथ ही एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत पर खजूर के वृक्ष की जिसकी छत खजूर के पत्तियों की बनी हुई थी। झोपड़ी के अंदर जाकर उसने देखा, वहां एक से एक चारपाई बिछी हुई थी। झोपड़ी और चारपाई इस जगह पर, इसका अर्थ है यहाँ कोई ना कोई अवश्य रहता है। झोपड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद भी उसे वहां कोई नजर नहीं आया। वापस झोपड़ी के अंदर जाकर हरि सिंह को एहसास हुआ कि वो कितनी रातों से ढंग से सोया नहीं है, पर विश्राम करने से पहले अपनी वो प्यास बुझाना चाहता था। कुएं के पास एक रस्सी और तांबे का मटका दिखाई दिया। उसे कुएं से जल निकालने के लिए जैसे ही उस मटके को नीचे उतारा, कुएं के भीतर से एक आवाज आई, कौन मेरी जो अनुमति के बिना मेरा जल ले रहा है? मैं हरि सिंह हूं, प्यासा हूं। क्या आप मुझे कुएं से जल निकालने की अनुमति देंगे? नहीं, यह सिर्फ मेरा कुआं है। चले जाओ यहां से और मेरी नींद में विघ्न मत डालो। तुम कौन हो और कुएं में क्या कर रहे हो? निडरता से हरि सिंह कुएं के अंदर झांकते हुए पूछा। मेरा नाम संबर है और मैं उस रेगिस्तान का मालिक हूं, पर तुम कुएं के अंदर क्या कर रहे हो? मेरा महल कुएं के भीतर है। मेरी नींद में विघ्न मत डालो। अगर मैं बाहर आ गया तो तुम जीवित नहीं बचोगे। अब हरि सिंह के सामने 2 ही रास्ते थे। उसने सोच लिया था, मरना तो निश्चित है, या तो मैं रेगिस्तान में प्यास से तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दूं, या फिर संबर की अनुमति के बिना
उसके कुएं से जल निकालकर अपनी प्यास बुझा लूं। मित्रों, कथा आपको कैसे लग रही है? कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। अगला भाग सुनना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट में जरूर लिखें। कथा को लाइक जरूर करें जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है ऐसी अच्छी कथाएं लाने के लिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।